नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के रण में सीएम योगी की हुंकार। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभा करेंगे सीएम योगी। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की भी करेंगे अपील। तो आज योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर का दौरा, सीएम योगी हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार भी करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल दूसरा चरण हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद से आज सीएम योगी आदित्यनाथ कश्मीर दौरे पर जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड पहुंचेंगे। तो आपको बता दें, आज झारखंड दौरे पर रक्षा मंत्री जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें कि परिवर्तन सभा का आज समापन होगा, जिसको लेकर आज झारखंड दौरे पर रक्षा मंत्री जाने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी भी वहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बाबू लाल मरांडी के साथ कई नेता भी जो है वो धनबाद में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन सभा का समापन किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा की बदली तस्वीर। आज आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज से शुरू हो जाएगा। नए सीएम आतिशी साबित करेंगी बहुमत। आपको बता दें, आतिशी के सामने आज असली परीक्षा होने वाली है। केजरीवाल भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आज दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आतिशी अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो एक विधायक के रूप में विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही आतिशी का ये पहला सत्र होगा एज अ सीएम बनने के बाद। तो आपको बता दें कि आज आतिशी अपनी बहुमत साबित करेंगी। विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे इस सत्र में। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। पूरे देश में दिल्ली के मजदूरों को सबसे ज्यादा मिनिमम वेज मिल रहा है। भाजपा द्वारा शासित राज्यों में दिल्ली के मुकाबले मिनिमम वेज आधा भी नहीं मिलता। भाजपा गरीब और मजदूर विरोधी पार्टी है। दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका। वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है।
मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत मामले में एक तरफ जहां सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर भी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आ रही है, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और ज्वलनशील एलपीजी गैस के इस्तेमाल को लेकर कहा कि फैक्ट्री मालिकों पर मानव वध की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फतेहपुर से है, जहां दूसरे मंजिल के रेलिंग से अचानक इंटर की एक छात्रा गिर गई। घटना के बाद छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गिरते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, बता दें, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं क्लास से वॉशरूम जाने के लिए छात्रा निकली थी, जिसके बाद से वो छत से गिर गई। खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि अनियंत्रित होकर 2 डंपर जो है आपस में भिड़ गए। वहीं हादसे में डंपर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फंसे घायल ड्राइवर को बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, यहां विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया है, समझ नहीं आता कि उन्हें यहां बुलाने का मकसद क्या था। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, अगर दूसरे देशों को दखल नहीं देना चाहिए तो उन्हें यहां लाकर चुनाव क्या दिखा रहे हैं, और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। फर्स्ट तारीख को इलेक्शन होने हैं। रफियाबाद आने का मकसद तो यही है ना कि मैं अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ वोटरों से मिलूं और उनसे गुजारिश करूं कि 1 तारीख को जब वोट पड़ने हैं तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद डार साहब को यहाँ से कामयाब करें। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल के हवाले से आपने किया कि यहाँ जो फॉरेन डेलीगेशन आया है, मैंने अपनी तकरीर में भी उसके हवाले से बात की। समझ में नहीं आता उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए तो उनको यहाँ लाके इलेक्शन क्या दिखा रहे हो आप। दूसरी बात, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वोट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारा कुछ करने के बावजूद वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, परेशान करने में, सताने में हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों को यहाँ लाके ये दिखाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। अब इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हम ठीक करना शुरू करेंगे ना। मैंने तो अपनी तकरीर में सारा समझा दिया ना। देखिए, अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असेंबली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे मौके पर मौजूद रहे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टिक उठाकर ड्रम भी बजाया, जिसमें उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी साथ दिए। इसके बाद सीएम योगी और धनखड़ ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और कलाकारों से बातचीत भी की। योगी ने यूपी के स्ट्रीट शो में पहुंचे 70 देशों के इन्वेस्टर का भी स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई में यूपी में बड़े पैमाने पर एक रोजगार मिला है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं, उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो ये अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में, उद्घाटन समारोह में, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में यह अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4
इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी के जम्मू दौरे को। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने ये सभा की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका हक आपसे छीन लिया गया है। इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगा। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाए। किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो। जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है।
और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है। मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सर्दियों का आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। ठंड के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए आतिशी सरकार की कई योजनाएं भी बना रही है। इसी के चलते दिल्ली में जल्द ही ऑड इवन नियम भी लागू हो सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पटाखों पर बैन लगाया था। हालांकि आज की तारीख में ये बैन लागू नहीं है, लेकिन पटाखों पर बैन लगाने के लिए फिर से तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। ये नियम लागू हो जाएगा, जो कि जनवरी 2025 तक रहेगा। दिल्ली के साथ साथ जितने एनसीआर के राज्य हैं, वहां जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसका प्रभाव भी दिल्ली पे पड़ता है। और देश के अंदर केंद्र की सरकार की भी हमें जरूरत पड़ती है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। सभी एजेंसियां, सभी सरकारें मिल करके जब काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस साल के विंटर एक्शन प्लान की जो प्रमुख थीम है, मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें, इसी थीम पर हमारी सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तरफ बढ़ेगी। हमने जो सामूहिक प्रयास किए उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे, जो खराब दिन थे, उनकी संख्या 243 थी, 243, जो 2023 में घट करके 159, 159 रह गई है। लगभग 34.6% प्रदूषण के स्तर में कमी पिछले साल तक जो 365 दिन का एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसमें देखा जा रहा है। ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है, उसका एक अहम रोल है। इसलिए ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है, जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए, उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।